तो हेलो दोस्तों, तो मैंने पहले ही एपिसोड 4 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 5। तो चलिए हमें इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि अपना सैद और कर्नल दोनों फाइट कर रहे होते हैं। अपना सैद पंच मारता है उसे, जिसकी वजह से उसका मुंह एकदम टेढ़ा हो गया होता है। वो सैद की तरफ देख रहा होता है और सैद ने अभी भी उसका कोट पकड़ा होता है। एकदम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुझे ढूंढ लिया कमीने। और फिर कर्नल बोलता है ये लड़का। और फिर सैद उसे देख के बोलता है कि मैं अपना बदला ऐसे ही नहीं छोड़ता, मैं जरूर लेता हूँ उसे। और कर्नल ने अपने नाइफ से उस पर अटैक कर दिया होता है, बिल्कुल उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन शायद एकदम पीछे हट के बच जाता है उससे। और फिर वो पीछे जाके रुक जाता है और कर्नल के हाथ में नाइफ होता है उसका। वो बोलता है शायद से, क्या तू इसे कटना चाहेगा? और फिर शायद उसे देख के बोलता है कि कायरों को सबक सिखाया जाना चाहिए और उनमें से एक कायर तू है। और यही सुनने के बाद कर्नल एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू कमीना, मैं तुझे जान से मार दूंगा आज। और शायद भी एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि अपनी पूरी कोशिश करके देख ले। आखिरकार एक डरपोक तो डरपोक ही है ना। और दोनों के दोनों एक दूसरे के तबारे होते हैं स्पीड में। उसके बाद शायद अपना पंच मारता है और कर्नल अपने नाइफ से अटैक करता है उसके ऊपर। और फिर बहुत तेजी से आवाज आती है और हमें वाइट लाइट दिखाते हैं, जहाँ पे शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। कर्नल भी सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये क्या है? तो उन दोनों के बीच में आइगर आ गया होता है। उसने रोक लिया होता है कर्नल को अटैक करने से। और कर्नल का हाथ आइगर के कंधे पे रखा होता है। इसके बाद आइगर बोलता है कि मैं पहले हूँ, प्लीज अपनी बारी का आने का इंतजार करो, मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो प्लीज इंतजार करो। और कर्नल उन्हीं की तरफ देख रहा होता है एकदम शॉक में। उसका टाइगर बोलता है कि इसको जब मैं खत्म कर दूं एक बार, तो उसके बाद तुम मुझसे फाइट करोगे। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और यही सुनने के बाद कर्नल को एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये कमीना, आखिर तुम सोचते क्या हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा यहीं पे। और सीधा अपने नाइफ के ऊपर उठाता है और सीधा अटैक करने जा रहा होता है इन दोनों के ऊपर। और फिर टाइगर पीछे मुड़ के देख रहा होता है इसे, और शायद भी सामने खड़ा होता है। तो हमें दिखाता है वो नाइफ एकदम तेजी से टाइगर की तरफ जा रहा होता है। और उसके बाद टाइगर अपनी आंख खोलता है, एकदम उसे ही देख रहा होता है। लेकिन अपना शायद भी वहीं पे नहीं खड़ा होता, वो सीधा वहां से उछलता है और टाइगर के कंधे पे हाथ रखता है, सीधा जंप मारता है बहुत ऊंची। और उसी की मदद से बहुत तेजी से किक मारता है कर्नल की गर्दन पे। वो कर्नल को बहुत तेजी से लगी होती है, इसकी वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है जमीन में। और टाइगर शायद कोई देख रहा होता है, इसका शायद बोलता है कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो चिल्लाए, मैं करके दिखाता हूँ। और कर्नल के घुटने एकदम जमीन पे टिके होते हैं, तब भी वो हंस रहा होता है। और जब वो पीछे देखता है तो एकदम गुस्से में बहुत ज्यादा पागल हो गया होता है और बहुत तेजी से हंस रहा होता है। उसके बाद शायद बोलता है उससे कि इतनी तेजी से क्या हंस रहा है तू? क्या तू जानता नहीं है कि तू हम दोनों को बिल्कुल ही नहीं हरा पाएगा चाहे कुछ कर ले? और एकदम हंसते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक और माफिया किंग का बॉडीगार्ड दोनों ऊपर जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। और माफिया किंग का बॉडीगार्ड बोलता है कि मैंने छत को इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? और ब्रॉक बोलता है कि लोकेशन मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, तुम जहाँ जाओ मैं वहाँ फाइट कर सकता हूँ। और इस बॉडीगार्ड का नाम है लुकस, से मैं लुकस ही बोलूंगा। और फिर लुकस बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, वैसे सच बताऊं तो मैं तुम्हारा फैन हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे सारे कंपटीशन देखे हैं जो तुमने लड़े थे यहाँ पे आने से पहले। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी देखी थी। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। और फिर वो पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हारे मैच देखे वैसे ही मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो उनमें से कौन जीतेगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। और ब्रॉक उसे बोलता है क्या तू हमेशा से इतनी ज्यादा बातें करता है? और लूकास बोलता है हाँ वैसे ही सच बात है कि हम अभी तक दोस्त नहीं बने जो इतनी ज्यादा बातें करे। उसका हमें गेट दिखाते हैं जो बंद होता है और लूकास उसे खोलता है और एकदम छत पे आ जाता है। और जब वो सामने देखता है सोच रहा होता है क्या ये क्या है, तो उसके सामने सजाके खड़ा होता है और वो बोलता है क्या ये क्या हो रहा है? क्या इन लोगों ने हमें यहाँ पे भी हरा दिया, ये हमसे पहले आ गए? और उनके सामने एल्डरचन और जिन सैकमैन की फाइट हो रही होती है, जिसमें जिन सैकमैन एकदम बुरी तरीके से हार रहा होता है और एल्डरचन एकदम हावी हो रहे होते हैं उसके ऊपर। और फिर वो एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। एल्डरचन उससे बोलते हैं कि अब मैंने अपना फन कर लिया है तो क्यों ना इसे हम ड्रॉ करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अब जीत पाओगे इस हालत में। और जिन सैगमैन बोलता है कि कितना मजेदार बुड्ढा है, पहले तो तूने हमें इंटरप्ट किया हमारी फाइट के बीच में, अब तू मैच को छोड़ के यहाँ से जाना चाहता है अपनी मर्जी से। और फिर एल्डरचन बोलता है कि यहाँ पे स्किल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंस है वो एक्सपीरियंस का है। क्या तुम्हें खुद अपने आप को कुछ गलत नहीं लग रहा? तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और जिन सैगमैन एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं वो हूँ जिसने स्वॉर्ड पकड़ी है अपने हाथों में, पर फिर भी मैं हार रहा हूँ, पर क्यों? और सीखा वो अपनी जगह पे खड़ा होता है, सीधा वहां से एकदम स्पीड में जाता है एल्डरचन की तरफ और चिल्ला के बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। और सीधा अपनी थ्रस्ट मारने के लिए जा रहा होता है उनपे। और उसकी स्वॉर्ड एल्डरचन के पास पहुंच गई होती है, लेकिन एल्डरचन अपनी टोबी को नीचे करते हैं तो हमें दिखाते हैं वहां पे खून खून होता है। लेकिन जो जिन सैकमैन की स्वॉर्ड होती है वो एल्डरचन को लगती नहीं है, बल्कि एल्डरचन ने उस पर अटैक कर दिया होता है। वो बोलते हैं कि ये ही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये है तुम में और मेरे बीच में डिफरेंस। और जो एल्डरचन की बैम्बू की स्टिक होती है वो एकदम उसके आरम पार हो गई होती है गले के। और फिर एल्डरचन उसे बोलता है कि मैंने अभी तक तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी को हिट नहीं किया, तो चिंता मत करो कुछ नहीं होगा तुम्हें। और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है इसी अटैक से, उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों से गिर जाती है जमीन पे, यानी कि उसने हार मान ली है। इसके बाद एल्डरचन अपनी स्टिक को खींच लेते हैं और उसके गर्दन से एकदम खून निकल रहा होता है उसका। एल्डरचन बोलते हैं उससे
तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक्स, मुझे मजबूर ना करने पे कि मैं तुम्हें मार दूँ। और इसी के बाद जिन सैकमैन एकदम ज़मीन पे गिर जाता है और उसने अपने गले पे हाथ रखा होता है। उसको एल्डर चैन बोलते हैं तो फिर और एकदम ससाकी की तरफ देख रहे होते हैं, ससाकी भी उन्हें देख रहा होता है। उसका वो बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी टर्न है, क्या तुम तैयार हो? और ससाकी बोलता है उनसे कि हम ज़रूर फाइट करेंगे, पर आप पहले थोड़ा आराम कर लें। ये बिल्कुल फेयर नहीं होगा अगर आप अभी शुरू करेंगे, जबकि आप इतने थक गए होंगे अपनी फाइट से। लेकिन एल्डर चैन बोलते हैं उससे कि ये मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। और एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर रुक भी जाऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। और एकदम हँस रहे होते हैं और एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, ब्रॉक और लूकस को। अब वो दोनों भी उन्हें देख रहे होते हैं। उसका लूकस बोलता है कि ऐसा लगता है कि चलो अपनी टर्न आ गई। और ब्रॉक बोलता है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चलो। और फिर उन दोनों में से ब्रॉक एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है और सजा की मदद कर रहा होता है जिन सैकमैन की। उसके बाद ब्रॉक पूछता है लूकस से, क्या हम शुरू कर सकते हैं? और लूकस बोलता है उससे कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बाद में मुझे कायर मत कहना, क्योंकि मैं हथियारों के साथ फाइट करूंगा। और लूकस के पीछे उसके वेपन्स होते हैं। उसके बाद वो अपने वेपन्स को पकड़ता है और वो बोलता है कि अगर तुम किसी चीज को ब्लेम करना चाहते हो तो यहाँ के रूल्स को ब्लेम करो। और उसके हाथों में दोनों वेपन होते हैं। एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है ब्रॉक को। और ये देख कर एल्डरसन बोलता है, ओहो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमें दिखाते हैं कि जमीन पे खून गिर रहा होता है और ये कर्नल का होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन तब भी वो एकदम हंस रहा होता है, सामने की तरफ देख रहा होता है पागलों की तरह। और अपना शायद होता है जो उसे पंच मार रहा होता है, अभी भी बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और उसकी ये फाइट स्क्रीन पे चल रही होती है और इसे बॉब, वो लड़का विक्टर और जिन देख रहे होते हैं। और वो लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, ये मैंने पहली बार ऐसी फाइट देखी है। और बॉब शायद की ये फाइट देख के बोलता है कि बॉस, और एकदम उदास हो गया होता है। उसका एकदम हंसता है, बोलता है जरूर ऐसी फाइट तो होनी थी, आखिरकार मेरे बॉस जो फाइट कर रहे हैं। लेकिन फिर जिन बोलता है कि स्किल्स के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा है। और बॉब सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका जिन मैच को देखते हुए बोलता है कि वो आदमी, अगर मैं उसकी आंखों में देख के बताऊं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और बॉब एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और उसके पीछे अभी मैच चल रहा होता है जहाँ पे सैफ पीट रहा होता है कर्नल को। और उसने बहुत तेजी से पंच मारा होता है कर्नल को, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे चला जाता है। लेकिन वो अभी भी हंस रहा होता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। और शायद भी उसी की तरफ देख रहा होता है, वो भी एकदम इरिटेट हो गया होता है। उसका वो बोलता है पर तुम मेरे लिए ये ज्यादा मजेदार नहीं बना रहे। और फिर उस पर दूसरा अटैक करने जाता है तो हमें दिखाता है स्क्रीन बंद हो जाती है और वहाँ पे दूसरा मैच शुरू हो जाता है। ये ब्रॉक और लूकस के बीच में होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि बैटिंग खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। और जिन सामने की तरफ दिख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और वो लड़का भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या चैंपियन। और अपना बॉब और विक्टर दोनों सामने की तरफ देख रहे होते हैं और विक्टर बोलता है क्या ब्रॉक। और ये देख के बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, बोलता है हाँ चेयरमैन कहाँ पे गए, चेयरमैन का मैच कहाँ गया। और फिर वो एकदम चिल्ला के बोलता है इस लड़के से कि जल्दी करो, बॉस का मैच वापस लाओ इसके ऊपर। और जिन बोलता है बॉब से कि 1 मिनट रुक जाइए ब्रदर। और विक्टर ये देख के एकदम बेहोश हो गया होता है और बॉब उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है कि शायद ब्रदर की फाइट से ऐसा लग रहा था कि वो ठीक है, तो क्यों ना हम अभी ये देख लें कि ब्रॉक ब्रदर कैसा कर रहे हैं। और बॉब एकदम गुस्सा हो गया होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता, अपना मुंह फुला लेता है। इसका वहाँ काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1। और मैच शुरू हो जाता है इन दोनों का, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लूकस के हाथ में वेपन होते हैं लेकिन ब्रॉक के हाथ में कुछ नहीं होता, वैसे ही होता है। और सभी की सभी उसी मैच को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि विक्टर की आत्मा भी देख रही होती है और जिन कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है मैच को। और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी अटैक नहीं करता एक दूसरे के ऊपर। वहीं पे खड़े होते हैं वो। और इनसे थोड़ी दूरी पे एल्डर चैन खड़े होते हैं, वहीं के मैच को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता। और फिर ब्रॉक बोलता है लूकस से, क्या तू वहीं पे पूरे दिन खड़ा रहेगा ऐसे ही? और लूकस बोलता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों ना तुम पहले अटैक कर दो। और फिर ब्रॉक बोलता है क्या तू थोड़ी देर पहले बहादुर होने की एक्टिंग कर रहा था, और अब जब हम फाइट कर रहे हैं तो अब जाके इतना डर रहा है, जबकि तेरे पास तो वेपन्स हैं, तो क्यों ना आ जाए तू। और फिर लूकस एकदम हंसते हुए बोलता है ब्रॉक से कि चैम्प, ऐसी बेइज्जती तो सिर्फ नौसिखियों पे काम आती है, मुझ पे नहीं। और ये सुनने के बाद ब्रॉक अपने पैर को आगे करता है और लूकस उसे ही देख रहा होता है। तू जैसा दिखता है तो तुझे देख देख के मेरे सिर में और दर्द हो रहा है, तो क्यों ना हम इसे जल्दी खत्म करें। और एकदम अपने हाथ को आगे कर लिया होता है, एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। और वो देखता है कि लूकस यही सुन के एकदम गुस्सा हो गया होता है। उसका मर्डरस इंटेंट एकदम रिलीज हो रहा होता है और फिर वो एकदम गुस्से से सामने की तरफ देखता है हंसते हुए। लेकिन ब्रॉक पहले अटैक कर देता है उस पर और लूकस वहीं पे खड़ा होता है। और फिर ब्रॉक अपने हाथ से अटैक करने जा रहा होता है उसके ऊपर, लूकस उसे ही देख रहा होता है। लेकिन लूकस के पीछे शायद की मॉम आ रही होती हैं, उसका वो एकदम स्पीड में आती है ब्रॉक की तरफ और सीधा एक किक से अटैक करती हैं उसके ऊपर। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और वो उनकी किक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे करता है लेकिन वो फिर भी ऐसे लग गई होती है, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे चला जाता है बहुत। और शायद कि वो वहीं पे खड़ी होती हैं। वो फिर वो सामने देखता है तो उसे एकदम गुस्सा आ रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। फिर वो बोलता है कि मैम आप ये क्यों कर रही हैं। और लूकस सामने देख रहा होता है, फिर वो सोचता है मन में क्या ये औरत ये। और फिर शायद कि मम बोलती है ब्रॉक से कि बेवकूफ,
और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलती हैं कि अगर तुम अपने ओपोनेंट की स्किल्स का भी पता ना लगा पाओ तो कम से कम तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। और ये सुन के ब्रॉक को एकदम गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। लेकिन शायद को हम बोलती हैं उससे कि अगर तुमने अभी अटैक किया होता इसके ऊपर तो अभी तक तुमने अपना एक पैर खो दिया होता। और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है एकदम शॉक होते हुए। और लूकास उन्हें देखता है पीछे से। उसका शायद को हम कुछ फेंक के देती हैं ब्रॉक को। और ये ग्लव्स होते हैं जब ब्रॉक की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और फिर वो ग्लव्स को पकड़ लेता है अपने हाथों में। और शायद को हम बोलती हैं कि ये लो ये है सूतू। और ये एक तरीके का ग्लव टाइप वेपन है। और वो बताती हैं ब्रॉक को ये कम से कम तुम्हारी मदद करेंगे उसके वेपन को 1 या 2 बार ब्लॉक करने में। और ब्रॉक बोलता है कि मैम। लेकिन शायद को हम बोलती हैं उससे कि तुम अभी भी मेरे डिसिप्लिन हो जिसकी ट्रेनिंग अभी तक चल रही है। तो सिर्फ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये मत भूलना तुम्हें यहाँ से जाके पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और ब्रॉक कुछ नहीं बोलता उनसे। उसका वो बोलती हैं लूकस से कि जब तुम्हारे पास भी वेपन्स हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा इस बात से। और लूकस उनकी बातें सुनना होता है एकदम मना कर देता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और फिर शायद क्यों वहां से जा रही होती उन दोनों के बीच में से। और लूकस पूछता है ब्रॉक से क्या तुम अभी तैयार हो। और ब्रॉक ने ग्लव्स पहन लिए होते हैं। उसका वो बोलता है कि ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। और शायद क्यों हम साइड में गई होती हैं तो वहाँ पे एल्डर चंद खड़े होते हैं। और वो बोलते हैं शायद क्यों हमसे कि वैंग के लास्ट मूवमेंट्स कैसे थे वो उस समय कैसा था क्या तुम मुझे बताओगी। मोमून जोशियन की डिसेंडेंट। और ये जोशियन ही कोरिया के अंदर बोला जाता है। और जो मोमून है वो एक समय है जोशियन की हिस्ट्री में। पर मुझे लगता है कि ये शायद क्यों हम के किसी एक एंसेस्टर का नाम है। लेकिन शायद क्यों हम कुछ नहीं बोलते हैं उनसे। उसका तो वो बोलते हैं शायद क्यों हमसे कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस मोमोन्स के लोगों की थोड़ी स्किल्स देखना चाहता हूँ अगर मेरे पास चांस हो तो। लेकिन शायद क्यों वहाँ से चली जाती हैं और वो बोलती हैं जाते हुए अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर फाइट करेंगे चिंता मत करिए। और यही बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें दिखा दे रहे ड्रोन जो फाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कर्नल का नाइफ जो जमीन पे पड़ा होता है। और शायद खड़ा होता है बोलता है कि तुम क्या सोचते हो अब इसके बारे में। और उसने कर्नल को हाथ से पकड़ा होता है एकदम जमीन पे लिटा दिया होता है उसे। और एकदम हंसते हुए पूछता है कर्नल से तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमें आगे चालू करना चाहिए या फिर मैं यहीं पे रुक जाऊं। और इसी के बाद कर्नल एकदम स्माइल करता है और अपने कोट से नाइफ निकाल लेता है दूसरा। और सीधा पीछे की तरफ अटैक करता है सैद के ऊपर। लेकिन सैद उसके हाथ को छोड़ देता है लास्ट मोमेंट पे एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। और कर्नल एकदम जोर जोर से हंस रहा होता है बोलता है क्या बात है तुमने इसे अवॉइड कर लिया। और सैद को एकदम गुस्सा आ रहा होता है ये देख के बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम पे रहम नहीं दिखाना चाहिए था हैं। और एकदम गुस्से में बोल रहा होता है उसकी तरफ देख के। और कर्नल के पीछे आइगर भी आ गया होता है। वो एकदम पीछे से उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन कर्नल को कोई भी पता नहीं होता कि उसके पीछे कौन है। और इसी के बाद आइगर सीधा चौक लगा देता है कर्नल को। और कर्नल सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और आइगर भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। इसका कर्नल बोलता है तू कमीना तू। और फिर वो एकदम बेहोश हो गया होता है। वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। और फिर वो एकदम जमीन में गिर जाता है। उसके पीछे आइगर खड़ा होता है सामने शायद खड़ा होता है। जिसे ये देख के एकदम गुस्सा आ गया होता है एकदम गुस्से से देख रहा होता है आइगर को। और फिर आइगर उसे देख के बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि बस ऐसा लगा था कि अगर वो तुमसे और ज्यादा फाइट करेगा तो तुम उसे जान से मार देते इसलिए मैंने उसे रोक दिया। और फिर हमें दिखाते होटल से दूर जंगलों के बीच में जहाँ पे टीवी के ऊपर मैक्सिको के ट्रकिंग का बॉडीगार्ड का मैच चल रहा होता है। और उसे उन्हीं तीनों लोगों ने घेरा होता है जिन्होंने टीम बनाई होती है। और यहाँ रूम के अंदर कोई एकदम गाना गा रहा होता है मजे से और सामने देख रहा होता है मैच को। और ये खुद मैक्सिको का ट्रकिंग होता है जिसका हाथ में टैब होता है जिसके ऊपर मैच की बैटिंग होती है। और वहाँ पे 3 लोग होते हैं उन पे ज़्यादा बैटिंग लगी होती है। और वो बोलता है कि इसमें कोई मज़ा नहीं है अगर सब एक पे ही बैटिंग लगाएंगे। और ये बोलने का वो सेंचो पे बैटिंग लगा देता है। और जो सेंचो की बैटिंग में सबसे आगे 2 नंबर होता है वो एकदम 12 में बदल जाता है क्योंकि ट्रक किंग ने इस पे बैट लगा दी होती है। उसका वो बोलता है कि हाँ अब ये सही लग रहा है थोड़ा क्या तुम ऐसा नहीं सोचते सेंचो। और एकदम सामने मैच देख रहा होता है। उसका सेंचो बोलता है इन तीनों से कि तुम मुझे सुबह से फॉलो कर रहे हो हैं मुझे लगा था कि मैं बोर होके मर जाऊंगा तुम लोगों का इंतजार कर करके। और आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। और वो ऑरेंज वाला बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। और येलो वाला बोलता है तो क्या तुमने हमें इसे वैसे ही फॉलो करने दिया तुम्हें। और फिर ग्रीन वाला एकदम गुस्सा होकर बोलता है ये कमीना क्या ये जानता नहीं है कि हम कौन है। और सेंचो इनकी बातों को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। उसका वो बोलता है कि मैंने सोचा मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके आऊं जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति हो और कोई हमें यहाँ डिस्टर्ब भी ना कर सके। क्या तुम्हें पसंद आई ये जगह। एकदम जंगलों के बीच में खड़े होते हैं ये लोग। उसके बाद एक ग्रीन वाला बोलता है क्या बोल रहा है तू क्या ये जानता भी है कि हम लोग 3 हैं और तू अकेला। और येलो वाला ऑरेंज वाले दोनों उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन सेंचो एकदम हंस रहा होता है। वो बोलता है कमजोर जानवर और कमजोर लोग दोनों एक ही साथ रहते हैं। और ये देख के वो ग्रीन वाले को एकदम गुस्सा आ गया होता है। उसी की तरफ देख रहा होता है दांत दबाते हुए। और येलो वाला ऑरेंज वाले को भी गुस्सा आ गया होता है। दोनों उसी को देख रहे होते हैं। और फिर ये तीनों को दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं। बोलता है कमीना रुक तुझे बताते हैं हम कौन हैं।
और फिर वो तीनों के तीनों उसी की तरफ जा रहे होते हैं अटैक करते हुए, और सेंचो इन्हीं को देख रहा होता है एकदम हंसते हुए। और फिर येलो वाला उसको किक मारता है, लेकिन सेंचो नीचे झुक के बच जाता है उस पे, और सीधा अपना अटैक कर देता है उसके ऊपर। और येलो वाला सोच रहा होता है क्या ये इतना तेज, और सेंचो अपना पंच मार रहा होता है इसके चेहरे पे, और फिर बहुत तेजी से मारता है जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पे जाकर गिर जाता है, और वहीं पे बेहोश हो गया होता है वो। और सेंचो उसे ही देख रहा होता है, उसका वो अपने पीछे देखता है तो वो दोनों भी आ रहे होते हैं उसकी तरफ, और इसी के बाद ही सेंचो अपना वेपन निकाल लेता है, और ये हंटर होता है जो सीधा अटैक करता है ऑरेंज वाले पे। और वो उसकी गर्दन के आसपास आ गया होता है और सीधा उसके गले में अटक जाता है, और सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है, उसका तो वो एकदम खींचता है उसे अपनी तरफ, और वो ऑरेंज वाला कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है इसके काउंटर में, और सीधा सेंचो की तरफ जा रहा होता है। उसका सेंचो अपने घुटने से उस पर अटैक करता है, और सीधा उसके मुंह पे जाके अपना घुटना मार देता है। हमें दिखाता है उसके चिन पे लगा होता है वो बहुत बुरी तरीके से, लेकिन सेंचो यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने हंटर को पकड़ता है, सीधा अपनी तरफ खींच रहा होता है, और लास्ट में जाके सीधा उसे जमीन पे बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। और यही देख के वो ग्रीन वाले के एकदम पसीने छूट गए होते हैं, वो सोच रहा होता है क्या इसने इतनी आसानी से हमें हरा दिया, अब मैं अकेला बचाऊं। और वो ऑरेंज वाला वहीं पे जमीन पे डला होता है, एकदम मर गया होता है वहीं पे। और सेंचो सामने से ग्रीन वाले आदमी को देख रहा होता है, लेकिन ये एकदम भग जाता है वहां से, लेकिन सेंचो से भगने का कोई मौका नहीं देता, वो अपने हंटर से अटैक करता है इसके ऊपर, और सीधा उसके पैर को पकड़ लेता है टाइट, और इसी के बाद एक ग्रीन वाला जमीन में गिर जाता है, और सेंचो उसी को अपनी तरफ खींच रहा होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और एकदम बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है, बोलता है कि मैं नहीं मरना चाहता, मुझे मरना नहीं है। लेकिन सेंचो उसे देख के बोलता है कि अब तो वो मेरे हाथों में है कि मैं तय करूंगा कि तू मरेगा या नहीं मरेगा, और एकदम अटैक कर देता है उसके ऊपर, एकदम तेजी से गया होता है उसकी तरफ। और फिर हमें उसके बाद सुनाई जाती है बहुत बुरी तरीके से जंगल से आवाज आ रही होती है उसकी, और जंगल के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं जो इनकी फाइट को शूट कर रहे होते हैं, और सेंचो के मुंह पे खून खून लगा होता है, और इनके मैच को विक्टर देख रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा पसीने आ गए होते हैं, बोलता है ये कमीने, आखिर ये लोग इसे ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं, ये कहीं से भी फाइट नहीं है, ये तो मर्डर है। और वो एयरपोर्ट के पास खड़ा होता है जेब्रा क्रॉसिंग पे, और टीचर उसी की तरफ आ रहे होते हैं, और वो बोलते हैं विक्टर से कि तुम ऐसा क्या देख रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं। लेकिन विक्टर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सीधा फोन को अपनी जेब में रख लेता है। और फिर टीचर बोलता है विक्टर से कि जब तुम एक बार कोरिया लौट जाओगे तब तुम्हें एसोसिएशन को जवाब देना पड़ेगा, आखिरकार तुमने ऐसी चीज शूट ही क्यों की। और विक्टर बोलता है उनसे कि मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है इसके लिए, और मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कुछ रीजन हैं इसके लिए। और टीचर एकदम गुस्सा होते हुए बोलते हैं उससे कि तुम बेवकूफ पागल। और फिर हमें दिखाते हैं वहां पे एक कार आ गई होती है, दोनों उसे ही देख रहे होते हैं, और टीचर सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। तो उसमें से सोफी के डैड निकलते हैं और वो बोलते हैं विक्टर, सोफी क्या तुमने सोफी को देखा है। और विक्टर बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या वो कोरिया के लिए नहीं चली गई पहले ही। लेकिन सोफी के डैड एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि सोफी गायब है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पे हो सकती है। और ये सुन के विक्टर एकदम हिल गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका वो अपने साइड में देखता है, बोलता है टीचर ऐसा लगता है कि आपको वापस अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोफी कहाँ पे गई है। और फिर हमें दिखाते हैं स्क्रीन पे वही मैच का रिजल्ट जहाँ पे कर्नल हार गया होता है, और सैद के सामने आइगर खड़ा होता है, और बॉब इस मैच को देख रहा होता है, उसका एकदम चिल्ला के बोलता है कि आखिर इस बड़े आदमी के साथ दिक्कत क्या है, आखिर ये इसने किया ही क्यों। बॉस मैं आपके लिए चेयर कर रहा हूँ, आप फाइट करिए, और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है। और उसका जिन पूछता है उस लड़के से क्या अभी भी ब्रॉक ब्रदर का मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और वो लड़का बोलता है हाँ अभी हो रहा है, और उसका वो फोन पे क्लिक करके टीवी पे उसका मैच लगा देता है, और बॉब देखता है क्या ये क्या हो गया। और वहाँ पे ब्रॉक अटैक कर रहा होता है अपने ग्लव्स पहन के, और साथ में उसके अटैक को भी रोक रहा होता है अपने ग्लव्स की मदद से। और ब्रॉक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी नाक में उंगली डालते हुए बोलता है ओहो ब्रॉक, हाँ ये भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, पर ये मेरे बॉस के मुकाबले में फीक आई है। और फिर जिन सामने देखता है तो बोलता है मास्टर, तो वहाँ पे स्क्रीन पे शायद कुमार एल्डेचन भी दिखाते हैं, और जब जिन एल्डेचन को देखता है तो एकदम सीरियस हो गया होता है, गुस्से में उन्हीं को देख रहा होता है। और फिर वो उस लड़के से बोलता है तो हमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुंचने में। और वो लड़का बताता है जिनको कि टायरन मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रहा है, तो हमें पहले इंतजार करना पड़ेगा उसकी कॉल उठाने का, और साथ साथ में अगर हमारे व्यूज भी बढ़े तो ये और हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन जिन उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं मुझे अभी जाना है वहाँ पे, और वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल है, आखिरकार हम उस आइलैंड पे कैसे जा सकते हैं जो मैप पे भी नहीं है, और बस उसके बारे में ये रूमर है कि वो मैक्सिको के पास में है। और यही सुनने का जिन एकदम चिल्ला के बोलता है उससे तो फिर कोई रास्ता ढूंढो। और फिर वो साइड में देखता है उसके गेट पे बहुत तेजी से नॉक कर रहा होता है कोई, और फिर वो गेट के पास आता है और जाके गेट खोलता है तो वो सामने देखता है तो उसे कोई बोलता है जिन, और एकदम सामने देख के वो एकदम शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है क्या सोफी सिस्टर आप। और वहाँ पे सोफी एकदम भगती हुई आई होती है, उसकी सांस फूल गई होती है, उसका वो जिन से बोलती है कि जहाँ पे सहता है मुझे भी वहाँ पे ले जाओ प्लीज। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर हमें उसके बाद दिखाते हैं कि सोफी अंदर आ गई होती है, सोफे पे बैठी होती है, और जिन उसे ड्रिंक देता है और वो बोलता है कि आप ठीक हैं। और सोफी बोलती है जिन से कि मुझे माफ कर दो मैं ऐसे आई, बस मैं बहुत ज्यादा परेशान थी उसके लिए इसलिए मैं ऐसे आना पड़ा मुझे। और जिन बोलता है उससे कि प्लीज अगर आप यहाँ पे होंगी तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और मुश्किल भी, तो आप चिंता मत करिए और वापस कोरिया चली जाइए। और यही सुनने के बाद सोफी एकदम चिल्ला के बोलती है नहीं, और जिन बोलता है सिस्टर प्लीज। लेकिन सोफी बोलती है जिनसे कि मैं वापस कैसे जा सकती हूँ जबकि यहाँ पे
ब्रॉक और सैथ दोनों मिलके फाइट कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बिल्कुल लाइन पे है। और फिर जिन बोलता है सोफी से, तो फिर आपके जाने से क्या बदल जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके कर ही क्या सकती हैं। और सोफी एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। उसका जिन बोलता है उससे कि ये बात आप भी जानती हैं कि अगर आप इस तरीके से जिद करेंगी तब भी उसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। और सोफी उसे एकदम चिल्ला के बोलती है कि मैं उन दोनों से बात करूंगी, मैं उन दोनों को बताऊंगी कि वो ये छोड़ें और हमारे साथ आ जाएं वहां से। वो जरूर मेरी बात मानेंगे, वो जरूर मानेंगे। लेकिन जिन कोई जवाब नहीं दे रहा होता उसकी बातों का, और यही बोल के एकदम चुप हो जाती है, साइड में देखती है। तो वहाँ पे टीवी पे सैथ और ब्रॉक का मैच चल रहा होता है, जहाँ पे सैथ ने फाइट की होती है और वो दिख रहा होता है एकदम गुस्से में। और ये फाइट इतनी ज्यादा क्रूल होती है कि सोफी भी नहीं देख पाती इसे, और वो साइड में कर लेती है अपने फेस को। और जिन एकदम सीरियस होते हुए सोफी को देख रहा होता है, तो उसके पीछे टीवी पे हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक और लुकस का मैच अभी भी चल रहा होता है, जहाँ पे लुकस अपने वेपन से अटैक करता है ब्रॉक के ऊपर, और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और ब्रॉक अपने हाथ से अटैक करता है उसके ऊपर। तो हमें दिखाते हैं लुकस का अटैक ब्रॉक के चेहरे पे लगा होता है, वहाँ पे कटा गया होता है। और ब्रॉक ने भी अपनी पाम से अटैक किया होता है उसके चेहरे पे। और दोनों के दोनों एकदम इंजर हो गए होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर दोनों के दोनों अपने पैरों को पीछे ले जाते हैं और सीधा एक दूसरे को अटैक कर देते हैं। और बाकी सभी इन्हीं के मैच को देख रहे होते हैं, और सोफी बहुत ज्यादा डर गई होती है इनके मैच को देख के। और जिन भी इनके मैच को देखता है, फिर हमें दिखाता है कि बॉब के फोन की रिंग बज रही होती है। उसका फोन को उठाता है, बोलता है हाँ मैं बॉब बोल रहा हूँ। और जो वो फोन पे बातें सुनता है तो एकदम शॉक हो गया होता है, और वो बोलता है क्या यहाँ पे आ रहे हो आप। और जिन उसे ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या किसका कॉल होगा। और जब वो सामने देखता है थोड़ी देर बाद, तो उसके सामने शायद के अंकल होते हैं। बॉब बोल रहा होता है उनसे वेलकम ब्रदर। और वो कार के अंदर बैठे होते हैं, वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। उसका वो बोलते हैं इनसे कि ठीक है अंदर आ जाओ, और सोफी से बोलो कि वो भी अंदर आ जाए, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। और जिन सोफी की तरफ देख रहा होता है, उसका अंकल बोलते हैं उससे कि हम रास्ते में बात करेंगे, तो अभी चलो यहाँ से। और फिर वो सभी की सभी कार के अंदर बैठ गए होते हैं, और अंकल बोल रहे होते हैं उनसे कि हम लोग अखीराव मैडम से दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे खुद पर्सनली आना पड़ा। तो तुम लोग जानते ही होगे कि ये किस तरीके की सिचुएशन है। मैं सही बोल रहा हूँ ना। और अंकल के सामने जिन सोफी वो लड़का बैठा होता है, और जिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और फिर अंकल बताता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने पता लगा लिया है कि शायद कोरिया के अंदर नहीं है, और वो वहां से बाहर आ गया है। और ये तीनों के दिन एकदम शॉक होते हुए उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हुआ। और फिर अंकल बोलते हैं इन सभी से कि वैसे सोफी के डैड ने इन सभी को बता दिया था 2 दिन पहले ही फोन करके। और सोफी यही सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या डैड ने ये किया। उसका अंकल बोलते हैं उनसे कि अब शायद के पास सिर्फ 3 दिन है ज्यादा से ज्यादा कोरिया के अंदर वापस लौटने के लिए, क्योंकि शायद अभी भी बेल के ऊपर है, इसीलिए अगर वो किसी ऑफिशियल केस में इन्वॉल्व हुआ तो इस बार उसे सीधा अरेस्ट कर लेंगे दोबारा से। और वो वही सुनने के बाद एकदम चिल्लाता है नहीं ये नहीं हो सकता। और जिन बोलता है उनसे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है ये रोकने के लिए। और अंकल बोलते हैं उनसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट रास्ता यही था कि हम मैडम को बता दें, पर मैडम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर अंकल बताते हैं जिनको कि मैंने सारे मेथड्स ट्राई किए जैक टायरन को कांटेक्ट करने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया। और फिर ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है देखा मैंने तुमसे बोला था ना कि इतने ज्यादा आसान नहीं है जितना बोलना है। फिर अंकल बोलते हैं पर मैंने ये पता लगा लिया है कि कंपटीशन हो कहाँ पे रहा है। और यही सुनने का वो लड़का एकदम चुप हो गया होता है। इसके बाद अंकल बोलते हैं कि मैंने प्लेन भी तैयार किया है वहां पे जाने के लिए, ताकि हम वहां जा सकें। और सोफी एकदम सामने देख रही होती है शॉक होते हुए, और बॉब बोल रहा होता है वाह क्या बात है। और फिर अंकल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ जिन। और जिन और सोफी दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। ये लड़का जिन को देख रहा होता है, तो इसका जिन बोलता है कि आपको मुझसे दोबारा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। और फिर अंकल बोलते हैं कि बॉब तुम भी हमारे साथ चलोगे। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है सर। और सोफी पूछती है अंकल से कि प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं शायद को बोलूंगी वापस आने के लिए, तो मेरी बात। अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि सोफी मुझे तुम्हारी जरूरत है कुछ काम करने में, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी, और ये सब शायद के लिए है। और सोफी उन्हीं को देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका अंकल बोलते हैं उससे कि अपने फादर को कन्विंस करो ताकि वो हमें थोड़ा और टाइम दे दें, और इस समय शायद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि उसे थोड़ा और टाइम मिल जाए। और सोफी एकदम चिल्ला के बोलती है अंकल से कि नहीं ये कभी नहीं हो सकता, मेरे फादर कभी भी हेल्प नहीं करेंगे आपकी, और वैसे भी वो किसी भी इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं होते कभी भी। और अंकल बोलते हैं उससे कि सोफी ऐसा लगता है कि तुम जानती नहीं हो कि पेरेंट्स किस तरीके के होते हैं। और सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जिन भी सोफी की तरफ देख रहा होता है, और उसका उनकी कार सामने जा रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो वहाँ पे रुक जाती है, और उसका गेट खुलता है, तो ये सभी बाहर देख रहे होते हैं। और ये देख के सोफी एकदम शॉक होती है क्या ये क्या है। तो उसके सामने उसके डैड होते हैं, विक्टर होते हैं, जो वहाँ पे खड़े होते हैं। और सोफी बोलती है डैड आप। और फिर अंकल बोलता है सोफी की डैड से कि मैंने अपनी तरफ का काम कर दिया है, अब आपको अपना प्रॉमिस याद रखना है। और सोफी अंकल की तरफ देख रही होती है,
उसका सोबी की डैड बोलता है अंकल से कि सिर्फ एक हफ्ता, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। और फिर अंकल बोलते हैं सोबी की डैड से कि थैंक यू। और सोबी की डैड सोबी का हाथ पकड़ते हैं और कार से खींच लेते हैं, बोलते हैं इधर आओ मेरे साथ। और सोबी बोली डैड आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर वो सोबी को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। और फिर जो सीट खाली होती है वहां पे विक्टर आके बैठ जाता है, जिन उसे ही देख रहा होता है। उसका विक्टर बोलता है उससे कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और जिन बोलता है ब्रदर ये खतरनाक है। और फिर विक्टर जिन से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वो पुराने वाला विक्टर नहीं हूँ, जानते हो ना तुम। और एकदम प्राउड कर रहा होता है अपने ऊपर ये बोल के। और जिन एकदम परेशान हो गया होता है, सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ इनका। और बॉब वहीं पे बैठा होता है, एकदम हंस रहा होता है। उसका बॉब और विक्टर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ याद आता है। और फिर बॉब बोलता है तो फिर जो हमने फाइट करी थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और फिर सभी मिलके एकदम चुप हो गए होते हैं, सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर एक साथ हंसते हैं बहुत बुरी तरीके से। और हमें बताते हैं जो भी ये सब हुआ है वो इस लड़के की वजह से हुआ था। और ये तीनों के तीनों एकदम गुस्सा होता है, उसको बोलते हैं बेवकूफ ये सब तेरी वजह से हुआ है, और इसे मारते हैं। और लड़का बोल रहा होता है उप्स क्या हो गया मुझसे। और फिर हमें दिखाता है आइगर जिसने अपने हाथ से कुछ पकड़ा होता है। और ये शायद का गला होता है जो उसने पकड़ा होता है अपने हाथ से। और उसने शायद को अपने एक ही हाथ से उठा दिया होता है उसका गला पकड़ के। और शायद बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फिर भी उसके हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा होता। और आइगर गुस्से से उसे ही देख रहा होता है। उसको हमें दिखाते हैं होटल की बिल्डिंग जहाँ पे मैच हो रहा होता है। वहाँ पे हमें दिखाते हैं एल्डर चैन और शायद क्यों खड़ी होती हैं और वो मैच को देख रही होती हैं। तो शायद क्यों हम देखते हैं सामने की तरफ, तो वहाँ पे ब्रॉक पड़ा होता है जमीन पे, उसे कट भी लगे होते हैं, खून भी निकल रहा होता है। और फिर हमारा सीन वहीं पे शिफ्ट होता है जहाँ पे आइगर ने शायद की गर्दन पकड़ी होती है, उसे हवा में उठा रखा होता है। और एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है हार मान लो, मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो पर तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। और फिर शायद उससे बोलता है कि बकवास करना बंद कर, हाँ। और सीधा अपना घुटना मार देता है उसकी चिन पे। लेकिन आइगर वहीं पे खड़ा होता है, उसे कुछ नहीं हुआ होता। उसका शायद बोलता है तू कमीना, क्या तू सच में एक मॉन्स्टर है। और आइगर एकदम आराम से उसी की तरफ देख रहा होता है उसका, वो बोलता है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, और वो भी मेरे बच्चों के लिए। और एकदम गुस्से से शायद की तरफ देख रहा होता है, उसको शायद का पैर पकड़ता है वो, और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। और फिर वो बोलता है शायद से कि थोड़ी देर के लिए आराम कर ले तू। और यही बोलने को शायद को सीधा जमीन की तरफ पटक देता है, और शायद सोच रहा होता है क्या अब क्या कर रहा है ये। और वो अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन में पटक देता है बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से शायद को लग गई होती है, उसका खून भी निकल रहा होता है मुंह से। और आइगर ने अभी भी उसकी गर्दन पकड़ी होती है और उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो पता नहीं क्या सोचता है, उसकी गर्दन को छोड़ देता है, वहां से खड़ा हो जाता है। और कीरा एकदम भगते हुए आ रही होती है शायद की तरफ, बोलती है चेयरमैन चेयरमैन क्या आप ठीक हैं। और एकदम उसके पास में आ गई होती है, उसका शायद खड़ा होता है। और वो बोलता है कि प्लीज बीच में इंटरफेयर मत करो। अकीरा सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं, इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है तब भी। और फिर शायद जमीन पर हाथ रखता है, सीधा खड़ा हो जाता है और वो बोलता है घर से कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और अकीरा बोलती है प्लीज सर आप अभी नहीं मूव कर सकते इस स्टेट में। और शायद बोलता है उससे कि मैं हारूंगा नहीं, मैं नहीं हार सकता। और आइगर उसकी तरफ देख के बोलता है कि तुम सच में मर सकते हो अभी, तुम ये जानते हो ना। और शायद अपने खून को पहुंचते हुए बोलता है अगर थोड़ी देर के लिए तुम मुझ पे भारी पड़ गए तो तुम क्या सोचते हो कि तुम कहीं के एंटी हीरो या कुछ और आइगर उसी तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो शायद की तरफ आता है और शायद उससे बोलता है कि मैं ये मानता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो और बड़े भी। और यही बोलूंगा शायद वहां पे खड़ा होता है, अपने पैर की मदद से सीधा जंप करता है उसकी तरफ। और एकदम भगते हुए जा रहा होता है, बोलता है कि ठीक है फिर इसका टेस्ट लेके देखिए कैसा है। और इसी के बाद आइगर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, शायद उसे ही देख रहा होता है। और फिर शायद उसके हाथ से बचने की कोशिश करता है एकदम साइड में मूव करके। और एकदम हंसते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है, अपने पंच को टाइट करता है और वो बोलता है उससे कि तू क्या सोचता है कि मैं एक ही अटैक से अपने आप को 2 बार हिट होने दूंगा। और उसने बहुत तेजी से पंच मारा होता है आइगर की चिन पे। और आइगर एकदम दर्द में शायद को देख रहा होता है, और शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, वो भी उसे देख रहा होता है। उसको आइगर उस पर दोबारा से अटैक करता है अपने हाथ से, लेकिन शायद बिल्कुल नीचे झुक के बच जाता है उससे पीछे की तरफ। और शायद एकदम हंसते हुए बोलता है उससे कि तूने क्या सोचा था कि तू मुझे इस बार पकड़ लेगा। और आइगर उसकी तरफ देख रहा होता है, उसका शायद एकदम स्पीड में जाता है उसकी तरफ, और सीधा पंच मारा होता है उसके पेट पे। और आइगर इसी मौके का फायदा उठाता है, उसके कोट को पकड़ लेता है। और फिर आइगर उसे अपनी तरफ खींचता है तो शायद अपने कोट को उतार देता है। और आइगर के हाथ में उसका कोट ही होता है, वो सही देख रहा होता है, उसका शायद एकदम हंसता है और अपने पंच को टाइट करता है। और बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है आइगर को लगातार। और अकीरा एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या है। और उसके एकदम पसीने आ गए होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं शायद जो बिल्कुल थक गया होता है और आइगर वहीं पे खड़ा होता है। उसका शायद उसे देख के बोलता है ये कमीना, ऐसा लगता है ये सच में एक मॉन्स्टर है। और आइगर बिल्कुल शांति से वहीं पे खड़ा होता है, उसे बिल्कुल एक इंच हिला भी नहीं होता वहां से। और फिर आइगर बोलता है शायद से कि मैं वो हूँ जिसे सच में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है। और शायद भी एकदम हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, मेरे अंदर भी नहीं है तुम्हारे लिए। और हमारा सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे शायद की हम सामने देख रही होती हैं। और उनके सामने ब्रॉक डला होता है जमीन पे, उसे कट लगे होते हैं, उसका खून निकल रहा होता है। उसका शायद कि वो उसकी तरफ जाती हैं और वो बोलती हैं उससे तो क्या तुम अभी सेटिस्फाई हो। और ब्रॉक बोलता है कि मैं जीत गया।
और हमें दिखाते हैं लूकास एकदम जमीन में पड़ा होता है, ब्रॉक जीत गया होता है इस मैच को। उसका शायद को हम बोलती हैं उससे कि तुमने बहुत अच्छी फाइट करी, तो अभी आराम कर लो तुम। और फिर एल्डरसन एकदम ब्रॉक को देख रहे होते हैं, एकदम हंसते हुए बोलते हैं, तो ये एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके मैच का कोई भी नहीं होगा आने वाले कुछ सालों में। और फिर शायद क्यों हम पूछती हैं एल्डरसन से कि एल्डर, तो क्या हम अपने मैच को पोस्टपोन कर सकते हैं? और एल्डरसन बोलते हैं हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे अलावा जो मुझे एंटरटेन कर सकते हैं। और फिर वो ससाकी से पूछते हैं तुम क्या कहते हो इसके बारे में, हैं क्यों ना हमने जो छोड़ा था उसे कंटिन्यू करें? और ससाकी बोलता है कि आज बहुत कुछ हो चुका है सर, तो क्यों ना हम ये कल करें। और एल्डरसन सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है, फिर वो बोलते हैं ठीक है चलो। और यही बोलने के बाद वो वहां से जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं तो फिर कल यहीं पे मिलेंगे इसी समय, और एकदम हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और ब्रॉक का शायद क्यों मुनीम की तरफ देख रहे होते हैं, और ससाकी भी अपनी मुंडी लाके हाँ बोल देता है उनसे। उसको हमें दिखाते हैं एक प्लेन जिसके अंदर शायद के अंकल होते हैं, जिन होता है, बॉब होता है, विक्टर होता है, वही लड़का होता है। और फिर विक्टर एकदम गुस्से में बोलता है शिट, हम पानी के ऊपर है इसलिए यहाँ पे कोई कनेक्शन भी नहीं है। और बॉब पूछता है अंकल से कि मैं सोच रहा हूँ कि बॉस के साथ क्या हुआ होगा, वो कैसे होंगे अभी। और अंकल उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम वहाँ पे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। और बॉब बोल रहा होता है उनसे कि आप बहुत ज्यादा क्रूल हैं, हमें यहाँ के लिए बाद में निकलना चाहिए था, कम से कम आप मुझे मैच पूरा देखने देते बॉस का। और एकदम रोते हुए बोल रहा होता है अंकल से। उसका अंकल उससे बोलते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि शायद कितना ज्यादा ताकतवर है। और बॉब बोलता है हाँ वो तो सच है, पर और अंकल उससे बोलते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी ये है कि हम आइलैंड पे पहुंच जाएं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और ज्यादा परेशान मत हो, शायद के ऊपर भरोसा रखो। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है। और फिर उनका प्लेन वहां से जा रहा होता है, जिन भी कुछ सोच रहा होता है बाहर की तरफ देख के। और फिर हमें वापस आइलैंड पे दिखाते हैं जहाँ पे सैथ और आइगर की फाइट चल रही होती है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कोई डॉज कर रहा होता है, कोई दोबारा से अटैक कर रहा होता है। और फिर आइगर सैथ को पकड़ता है, एकदम हवा में उठा लेता है, एकदम फेंकने के लिए जा रहा होता है उसे। लेकिन सैथ उसी समय पे सीधा उसके पीछे गर्दन पे अटैक करता है अपने घुटने से। और आइगर उसे छोड़ देता है, और सैथ एकदम हवा में होता है, एकदम हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। और आइगर भी ये देख के गुस्सा हो गया होता है, वो सैथ की तरफ देख रहा होता है। फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं स्पीड में। और इन दोनों के मैच को दूर से अकीरा देख रही होती है, एकदम शॉक हो गई होती है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। और वो दोनों के दोनों एक साथ अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसका आइगर देखता है शायद को, और वो एकदम अपने हाथ को तैयार करता है, वो सीधा टैकल करने के लिए जा रहा होता है शायद को हवा में ही। और फिर वो शायद को अपने कंधे से भी मार देता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से शायद को बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम दूर चला जाता है वो आइगर से। और जब वो पीछे की तरफ जा रहा होता है तो अकीरा उसे देखती है, एकदम चिल्लाती है चेयरमैन। लेकिन उसे पीछे से कोई रोक लेता है, वो सोच रही होती है क्या ये कौन है। तो उसके पीछे शायद की मॉम होती हैं, और वो बोलती हैं उससे कि बस यहीं पे रुक जाओ और देखो। और अकीरा बोलती है पर चेयरमैन उनकी हालत। लेकिन मॉम बोलती हैं उससे कि वो दोनों अभी तक अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहे। और फिर शायद एकदम पीछे की तरफ गया होता है, उसने अपने हाथ की मदद से रुकने की कोशिश करता है और जमीन पे रुक जाता है। और फिर आइगर बोलता है शायद से कि बच्चे मुझ पे ज्यादा गुस्सा मत हो अब। और शायद जमीन पे ही होता है अपने घुटने के बल, और बोलता है हूँ। और फिर वो एकदम जोर से बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसा भी कोई इंसान है दुनिया में। और आइगर भी एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि इस बार मैं सच में सीरियस होके बोल रहा हूँ कि अगर तू दोबारा से मेरे पास आया तो मैं तुझे इस बार जरूर मार दूंगा। लेकिन शायद उसकी बात नहीं मानता, एकदम स्पीड से उसी की तरफ आ रहा होता है, बोलता है तो फिर क्यों ना तू वो करके देख ले। और एकदम अपने पंच को टाइट करते हुए आ रहा होता है उसे पंच मारने के लिए, आइगर भी अपना पंच मारता है शायद को। और फिर हमें दिखाते हैं मीटिंग रूम के अंदर जैक और रियान दोनों मैच को देख रहे होते हैं। रियान बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एक बार तुम बैट्स को देखो, ये तो बढ़ती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है इनकी बाढ़ आ गई है और ये कभी खत्म ही नहीं हो रही। और जैक उसे बोलता है कि ये तो होना ही था, आखिरकार लोग ऐसा ही मैच देखना चाहते हैं जैसा पुराने जमाने में होता था रोम में, एक असली फाइट। और रियान बोलता है जैक से कि मैंने सोचा था कि चेयरमैन कैंग स्ट्रांग है, पर वो दूसरा आदमी जिसका नाम आइगर है वो जरूर जीत सकता है उनसे, है ना, मैं सच बोल रहा हूँ ना, जैसे नोबिया ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन जैक बोलता है नहीं, और रियान बोलता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, जैसा नोबिया ने एनालाइज करके बताया था कि मैच के विनिंग चांस 7/3 हैं, और 7 आइगर के फेवर में और 3% चांस सैथ के हैं, तो क्या आइगर जीत नहीं सकता उनसे। और फिर जैक याद करता है सैथ की सीजन 2 की फाइट, और वो बताता है कि जो सैथ कैंग है जिसे नोबिया ने एनालाइज किया है, वो सैथ कैंग 4 साल पहले का है, और वो उस समय से 18 साल का था। और यही सुनकर रियान एकदम हिल गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, और एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो साइड में देखता है, और वो बोलता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर कैंप है जहाँ पे एक से बढ़ के एक मॉन्स्टर है। और फिर हमें दोबारा से दिखाते मैच पे जहाँ पे सैथ ने पंच मार दिया होता है आइगर को, लेकिन आइगर कुछ नहीं करता, वो वहीं पे बैठा होता है और एकदम आराम से जाता है, सैथ का पैर पकड़ लेता है। सैथ सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ मेरे पंच का। और शायद एकदम अपनी ताकत लगा रहा होता है, वो आइगर को ही देख रहा होता है। और सैथ का पंच आइगर के फोरहेड पे लगा होता है, आइगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका वो सैथ के पैर को अपने हाथ में दबा लेता है, और शायद एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या इसने ये क्या किया।
और फिर आइगर बिल्कुल बड़े आराम से अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसने शायद के एक पैर को अपनी साइड में दबा के रखा होता है, उसे तोड़ने वाला होता है वो। और शायद उसे ही देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा। तो हमें दिखाते वो एकदम बहुत तेजी से मारता है शायद को, पैर को बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार होता है वो। और आइगर अपनी एल्बो से अटैक कर रहा होता है शायद के पैर पे। तो हमें दिखाते उसकी तरफ कुछ एकदम तेजी से जाता है और ये अपने साथ होता है जिसने अपने हाथ से अटैक किया होता है उसकी आंख की तरफ, और शायद टाइगर की आंखों पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और टाइगर जब उसकी उंगलियों को देखता है सोचता है क्या ये क्या कर रहा है, और एकदम लास्ट टाइम पे अपने चेहरे को मूव करके बच जाता है और अपने आंख को भी बचा लेता है। इसकी वजह से वो शायद के पैर को नहीं तोड़ पाता और वहीं पे रुक जाता है। और शायद एकदम हंसते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है और टाइगर उसकी तरफ देखता है शौक होते हुए, और एकदम पीछे की तरफ हट जाता है। उसको शायद बोलता है क्या हुआ, क्या ये तुम्हें ठीक नहीं लगा? मैं खुशी खुशी अपने पैर को एक्सचेंज कर सकता हूँ तुम्हारी एक आंख के बदले ही। और आइगर उसे ही देख रहा होता है, इसके खून निकल रहा होता है आँख की साइड से। और जैक और रियान भी उनके मैच को देख रहे होते हैं और रियान बोलता है कि चेयरमैन कैंग वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुए इतना ज़्यादा ब्रूचुअल अटैक लॉन्च करने से पहले। और जैक बोलता है रियान से कि बस उसे आदत हो गई है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने की। और फिर वहाँ पे एकदम बहुत तेजी से आवाज आ रही होती है, रियान सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। और फिर वो जैक से बोलता है कि जैक यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके पीछे अलार्म भी ऑन हो गया होता है रेड कलर का, और अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि एक अनजान प्लेन हमारे आइलैंड पे लैंड हुआ है। और जैक यही बात सुन रहा होता है, एकदम गुस्से से वहीं पे खड़ा होता है। और यहाँ पे शायद के अंकल का प्लेन लैंड हो गया होता है और उसमें से सभी लोग निकल आते हैं बाहर। और जैक उन सभी को स्क्रीन पे देख रहा होता है और उन सभी को रोकने के लिए वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं उनके सामने। और फिर जैक उन्हें देख के बोलता है कि कितनी बुरी बात है, ऐसा लगता है कि आज के मैच को यहीं पे रोकना पड़ेगा। और रियान जैक की तरफ ही देख रहा होता है पीछे से। और फिर हमें दिखाते हैं वहीं पे मैच में जहाँ पे आइगर सामने देख रहा होता है शायद को। और शायद बोलता है क्या हुआ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और उसके सामने बॉडीगार्ड खड़े होते हैं जैक के, और वो शायद तो और टाइगर के मैच के बीच में आ गए होते हैं, उन दोनों को रोक दिया होता है उन्होंने। उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है शायद से कि आज का मैच यहीं पे खत्म होता है क्योंकि कुछ बाहर के लोग आ गए हैं हमारे आइलैंड पे। और ये सुन के शायद एकदम हंस रहा होता है, बोलता है तुम कमीनो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि तुम जब बोलोगे तब मैं फाइट करूंगा और जब तुम बोलोगे तब मैं रुक जाऊंगा, हाँ। और एकदम गुस्से से बोल रहा होता है उनसे, एकदम अटैक करने वाला होता है उनपे। लेकिन शायद को हम पीछे से एकदम चिल्ला के बोलते हैं शायद, और शायद वहीं पे रुक जाता है उसका। वो पीछे देखता है अपनी मॉम को, तो मॉम और अकेला उसी की तरफ देख रही होती हैं। उसका शायद मान जाता है, बोलता है हाँ ठीक है, और यही बोल के वहां से वापस आ जाता है, उनसे कुछ नहीं कहता। और ये बॉडीगार्ड जिसने शायद को बोला था एकदम उसके पसीने छूट गए होते हैं शायद को देख के। और आइगर भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है शायद को, उसका तो मुड़ता है वहां से चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि सभी के सभी वहां से चले गए होते हैं, लेकिन अभी वहां पे कोई डला होता है जमीन में। और ये अपना कर्नल होता है जो खड़ा होता है, एकदम सोच रहा होता है क्या यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है मेरी साइड में। और वो वहीं पे बैठा होता है अकेला, एकदम हार गया होता है ना वो। लेकिन ये बिल्कुल पागल है, वहीं बैठा बैठा हंस रहा होता है एकदम बुरी तरीके से। और दोस्तों हमारा एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करो, वो जल्द से जल्द आएगी।